गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 8th विषय सामाजिक ज्ञान हमारे अति थर्ड पार्ट 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, तो बच्चों हमने पहले भी देखा था कि किस प्रकार आदिवासी औपनिवेशिक सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार से किस प्रकार संघर्ष कर रही है और किस प्रकार ये कार्य हो रहा है, जो कि घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। और यहाँ पेड़ों को काट दिया जाता है, खेतों के लिए ज़मीन साफ कर दी जाती है और किस प्रकार मुखियाओं को स्थायी रूप से रखा जाता है और किसानों को नियंत्रित किया जाता है। भूस्वामी और दूसरों को पट्टे घोषित कर दिए जाते हैं और पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते हैं। भूस्वामी सरकार को लगान भी देते हैं और घुमंतू काश्तकारों को किस प्रकार स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की असफल कोशिश रहती है और फिर आखिर उनको ये चीज़ उनको एक स्वीकृति दे दी जाती है कि आप अपने स्थायी खेती ही करें और जहाँ पानी कम होता है, जहाँ मिट्टी सूखी होती है, हलों से खेती करना भी आसान नहीं होता है। तो इस प्रकार उनको परंपरागत ढंग से जीने दिया जाता है, क्योंकि इसके विपरीत वो विरोध भी करते हैं। और फिर वन कानून और उनके प्रभाव किस प्रकार पड़े, तो देखा गया कि अंग्रेज सारे जंगलों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और वहाँ आरक्षित वन घोषित कर दिया जाता है, जहाँ जंगली लकड़ी जो इमारती लकड़ी होती है और जहाँ लोगों को स्वतंत्र रूप से नहीं घूमने दिया जाता है, नहीं झूम खेती करने दी जाती है, नहीं फल इकट्ठा करने या पशु शिकार करने की इजाज़त भी नहीं दी। इस प्रकार ऐसा लगता है कि झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रहें और किस तरह अपने काम करें, किस प्रकार रोजगार की तलाश करें, तो इस में वो मजबूर हो गए। और अंग्रेज़ों के सामने भी आदिवासी पर इतनी पाबंदी लगाने पर भी स्लीपर्स की समस्या आ गई। स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी मजदूरों का इंतजाम किस प्रकार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार व्यापार इत्यादि की समस्या आने लगी और किस प्रकार वो कार्य करने लगे। तो देखते हैं कि बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। जो आदिवासी समूह थे, औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेजी शासन, जो कि इन्होंने वन कानून लगाया था, तो उनका आदिवासी समूह ने विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार दिया। किसने? आदिवासियों ने। और उन्हीं तौर तरीक़ों से वो चलते रहे, अपने परंपरागत ढंग से ही वो जीना चाह रहे थे। अब देखिए, जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी, कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। तो आदिवासियों के नियमों और झूम खेती को और परंपरागत ढंग से जो कार्य कर रहे थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी, वो उनका खुलेआम सामना करने लगे। 1906 में संगमा द्वारा असम की राजधानी असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर, ठीक है, दिसपुर में 1906 में तो संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ क्या? वन सत्याग्रह। इसी तरह के विद्रोह थे। तो वन सत्याग्रह कहाँ का हुए? असम और मध्य प्रांत में, यानी कि यूपी साइड में। ठीक है, जो कब हुए? 1906 में
सोंग्रम संगमा और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुए वन सत्याग्रह। तो व्यापार की समस्या किस प्रकार आने लगी, तो देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। अब जो व्यापारी और महाजन थे वो जंगलों में जल्दी आने लगे, क्योंकि वो जड़ी बूटी, कलर, फूल वगैरह सब खरीदते रहते रंग रोगन के लिए। इस प्रकार अब वो देखिए क्यों आने लगे, तो वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। वो व्यापारी और महाजन क्यों आ रहे थे कि वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए भी आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने लगा, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। अब ये बदलाव क्यों हुआ, तो ये समझने के लिए आदिवासियों को बहुत समय लगा कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी और भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित कर रही थी। भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। भारत जो है चीज़ें बेच रहा था, निर्यात यानी बेचना, ठीक है, और आयात यानी खरीदना। तो निर्यात जो है वो तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने लगे कि रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर हैं वो रेशम के उत्पादन पर जोर देने लगे। किस पर? रेशम के उत्पादन पर, के रेशम का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस प्रकार व्यापार की जो समस्या हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और 19वीं शताब्दी के अंदर जनजाति जो लोग थे वो इस बात को धीरे धीरे समझने लगे कि किस प्रकार वो हमें यूज़ कर रहे हैं और किस प्रकार महाजन और व्यापारी जंगलों में आ रहे हैं। तो देखिए इसके बाद और ज़्यादा परिवर्तन होने लगा कि वर्तमान झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है, तो झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल आदिवासी रेशम के कीड़े पालते थे। तो संथाल आदिवासी लोग क्या पालते थे? रेशम के कीड़े। संथाल किस राज्य में? झारखंड में, ठीक है। तो रेशम के व्यापारी, अब रेशम के व्यापारी क्या क्या कार्य करते थे, किस प्रकार वो रहते थे, तो वो देखते हैं। ये व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे। व्यापारी जो होते थे, व्यापारी के जो एजेंट होते हैं यानी कि उनके जो आदमी होते हैं, उन आदमियों को जंगलों में भेजा जाता था और आदिवासियों को नकद कर्ज देते थे और फिर उनसे चौगुना ब्याज भी लेते थे, ठीक है, और उनके क्रमिक कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। अब कर्ज देते थे तो रेशम के जो कोष थे वो इकट्ठा कर लेते थे और उनके क्रमिक कोषों को इकट्ठा कर लेते। तो इस प्रकार देखा गया कि 1000 क्रमिक कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। अब जो क्रमिक कोष यानी कि रेशम के जो कीड़े होते हैं ना, रेशम के कीड़े यानी कि रेशम के जो कीड़े जब उत्पन्न होने लगे, क्रमिक कोष जब उनका जो भ्रूण होता था वो उनको कर्ज दे करके वो खरीद लेते थे और 1000 क्रमिक कोषों के लिए सिर्फ कितने रुपये मिलते थे? 3 या 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन क्रमिक कोषों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। 3-4 रुपये में तो लेते थे और जो कीमत होती उसके 5 गुना
कीमत पर वो बेच देते थे। किनको? क्रमिक कोषों को। ठीक है। तो इस प्रकार देखा गया कि आदिवासी किस प्रकार कार्य करते थे और किस प्रकार उनसे वो चीज़ें ले ली जाती थी। तो जो गया है वो बिहार में है। कहाँ है? बिहार। बिहार की राजधानी पटना। ठीक है ना। और अब आप सोचो कि क्रमिक कोषों को वो 3 या 4 रुपए में ले लेते थे, तो उनको 5 गुना, यानी कि उससे भी 5 गुना में वो बेच देते। किनको? क्रमिक कोषों को। क्रमिक कोष क्या होते हैं? रेशम के कीड़े के जो भ्रूण होते हैं ना, वो क्रमिक कोष होते हैं। अब देखिए, निर्यातकों यानी कि बेचने वाले, बेचने वाले, निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। अब देखिए, निर्यातक होते थे जो बेचने वाले होते हो, और रेशम उत्पादक जो रेशम का उत्पादन करते थे, के बीच क्या होता था? एक कड़ी का काम होता था। कि जैसे मान लो ये निर्यातक है। क्या है? निर्यातक। और ये क्या होते हैं? रेशम उत्पादक। रेशम उत्पादक। इनके बीच क्या होता था? एक कड़ी का काम होता था। कड़ी का काम करने वाले जो बिचौलिए होते थे, बीच में काम करने वाले, कि यहाँ से पैसे लिए और इनको कर्ज दिया और यहाँ से इनके क्रमिक कोष लिए, और ये बीच में बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। मुनाफा यानी कि बिचौलियों को जमकर मुनाफा, मुनाफा यानी फायदा, लाभ, मुनाफा या लाभ होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा होता था। और रेशम उत्पादक जो आदिवासी थे, और उसमें भी कौन से? संथाल आदिवासी। रेशम उत्पादक कौन थे? आदिवासी। जो कीड़े लेते थे और इनसे वो आगे बेचते थे, तो रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा होता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। अब सिंपल सी बात है कि आदिवासी समुदाय जिनसे क्या है कि 3 या 4 रुपए में जो व्यापारी के जो एजेंट होते थे, वो 3 या 4 रुपए में ले लेते थे, फिर उनको 5 गुना में आगे बेचते थे जो रेशम उत्पादक करते थे, और फिर वो भी उससे ज़्यादा लेते थे। तो इस प्रकार आदिवासी समुदाय जो बाज़ार, जो रेशम के कीड़ों का जो मार्केट था वो, और व्यापारी जो एजेंटों के थ्रू उनसे वो क्रमिक कोष ले जाते थे, उनको वो सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। किनको दुश्मन मानते थे आदिवासी? बाजार और व्यापारियों को अपना एक बहुत बड़ा दुश्मन मानते थे। एक तो आदिवासी समुदाय और व्यापारी लोगों को बहुत बड़ा वो दुश्मन मानते थे। अब देखिए कि जो हजांग औरतें हैं वो किस प्रकार कार्य करती हैं? हजांग औरतें चटाई या इस प्रकार कई ऐसे हाथ करके घरेलू कार्य भी करती थी, और चटाई बनाना, दरिया बनाना, या फिर इस प्रकार के लकड़ी के जितने भी जो सामान होते थे वो बनाती थी। लेकिन औरतों के लिए जो हजांग औरतें थी, जो आदिवासी समूह से थी, किससे? आदिवासी समूह से। आदिवासी समूह ही है हजांग, आदिवासी समूह।
है ना। ये जो हजांग है वो आदिवासी समूह है, ठीक है। अब ये आदिवासी जो समूह हैं वो, उनकी जो औरतें हैं वो किस प्रकार कार्य करती थी, जो कि ये आदिवासी जो समूह है वो पूर्वी भारत, ये पूर्वी भारत, पूर्वी भारत की तरफ है ये हजांग आदिवासी। और पूर्वी भारत आपको पता है 7 सिस्टर्स स्टेट है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 7 सिस्टर्स, ठीक है। 7 जो राज्य है ना वो पूर्वी भारत है, 7 राज्य जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। वहाँ उस आदिवासी हजांग जोड़ते हैं, वो उन औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ एक घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों व कारखानों में भी अपने बच्चों को ले जाती थी और कार्य करती थी। खेतों में अगर कोई कार्य करना है तो भी अपने बच्चों को झोले में डालकर ले जाती थी, और कारखानों फैक्ट्रियों में भी काम करती थी, अपने बच्चों को साथ ले जाती थी, और जो कि पीछे की तरफ बांध के रखती थी, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि आदिवासी समूह किस प्रकार कार्य करते हैं और किस प्रकार वो अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। तो इसमें देखा गया कि वो कई घरेलू कार्य करते हैं, कई चीज़ों में वो अपने बच्चों को भी साथ रखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि कई जैसे पहले तो क्या होता था कि कुछ शिकारी और संग्राहक होते थे, और कुछ शिकारी बर्बर भी होते थे, और साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल भी करते थे, जड़ी बूटियाँ लेके आते थे। और तो इस प्रकार वो धीरे धीरे महाजनों और व्यापारियों पर आश्रित होने लगे, भारी कीमतें उनसे वसूल करने लगे, और कुछ जानवर भी पालते थे आदिवासी, और कुछ झूम खेती भी करने लगे। ज़्यादातर वो झुंड में रहने लगे, जिसमें कि आंध्र प्रदेश और कश्मीर, इस प्रकार बकरवाल ये जो थे वो बहुत इस प्रकार रेवड़ वगैरह चराते थे। और इस प्रकार ये जो लोग हैं वो बांस के फंदों का इस्तेमाल भी करते थे। औरतें सागो, इमली, मशरूम यानी कि कुकुरमुता आदि फल बीनकर भी लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी, महुआ का बीज भी इकट्ठा करती थी। और मध्य भारत की आदिवासी की जो औरतें हैं वो सबसे अच्छा शिकारी मानी जाती थी। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अर्धजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन के लेकर आती थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार माघ पुरुष ने बेवड़ की तरफ चल देते थे। बेवड़ यानी कि मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले थे, ठीक है। अब उनके जो व्यापार थे 19वीं शताब्दी में ये रेशम के उत्पादकों का कार्य करते थे। भारतीय रेशम बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला था, और इससे भारत का निर्यात भी धीरे बढ़ने लगा। और वर्तमान में जो झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची है। हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल जो आदिवासी वो रेशम के कीड़े पालते थे, और उनको 3 या 4 रुपए में ये जो व्यापारी के जो एजेंट होते थे वो पैसे देकर ले जाते थे, और ये जो 5 गुना से अधिक में बेचते थे। इस प्रकार आदिवासियों को बहुत कम मुनाफा होता था। जो बिचौलिए होते थे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते थे। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, अच्छी तरह से समझना है, और 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सुनना है, ढंग से सुनना है, और उन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं ढंग से, जिससे कि आपका कार्य आसानी से हो जाए और आप ढंग से कार्य करें, राइटिंग अच्छी लिखें, और
जो आप वीडियो का फ़ायदा उठा रहे हैं, घर बैठे आराम से कार्य हो रहा है आपका, अभी भी चेक हो रही है, टेस्ट भी लिया जा रहा है, सब कुछ आराम से कार्य हो रहा है। तो आप प्लीज़ जिनकी भी फ़ीस बाकी है वो फ़ीस स्कूल में जाके जमा कराएं। थैंक यू।